सारी बातें कहने का मन होता है जब लगता है कि मेरे जैसे पत्रकार सामने बैठे हैं। पुणे में इस तरह के आयोजन में मैं पहली बार आया हूँ और महाराष्ट्र वीरों की धरती है। यहाँ की पत्रकारिता के किस्से, यहाँ की बहादुरी के किस्से पूरे देश में गूंजे जाते हैं, एक अलग पहचान रखते हैं। मेरे लिए ये बड़ी सुखद अनुभूति है कि 86 साल पुराने इस संगठन ने आज मुझ जैसे पत्रकार को भी यहाँ बुलाकर ये सम्मान दिया। मैं हृदय से आप सभी का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग डिजिटल मीडिया के इस दौर में डिजिटल क्रांति करने वाले योद्धा के रूप में मौजूद हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में देश और दुनिया की पत्रकारिता बहुत बदली है। जिस समय देश का एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को मुख्य मीडिया कहता था, मेन मीडिया कहता था, अचानक उसका हृदय परिवर्तन सत्ता के कारण होने लगा और वो रुख बदलने लगा, तो देश के आम जनमानस में एक पीड़ा पैदा हुई। उसका भरोसा खत्म हुआ। उसको लगा कि हम खबरें कहाँ से सीखें, खबरें कहाँ देखें। हम पत्रकारिता कर रहे थे, हमें शुरुआत से समझाया गया जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है और जो सरकार छुपाती है वही खबर होती है। किसी भी पत्रकार का धर्म सत्ता के प्रेस नोट को पढ़ना नहीं होता है, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना होता है। जब ये पीड़ा बढ़ी तो सोशल मीडिया ने जन्म लिया और सोशल मीडिया की क्रांति के इस दौर में, डिजिटल मीडिया की इस क्रांति के दौर में यूट्यूब का उदय हुआ, यूट्यूब पत्रकारिता का उदय हुआ। मैं आया, मुझे बताया गया, देशमुख जी ने बताया कि आप सब लोग महाराष्ट्र में 3,500 डिजिटल चैनल यूट्यूब महाराष्ट्र में चल रहे हैं। गांव देहात में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी, लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने बहादुर लोग हैं इन सब के चैनल पर पता चल रहा होगा कि महाराष्ट्र के किस गांव में आज भी पानी नहीं पहुँचा, महाराष्ट्र के किस गांव में सूखे की स्थिति है, महाराष्ट्र के किस गांव में लोग परेशान हैं, कहाँ सरकार की योजनाएं पहुँची या नहीं पहुँची, ये सब आप बता रहे होंगे। और दरअसल आप बता नहीं रहे हैं, आप समाज की सही सेवा कर रहे हैं। आप इस देश को एक नई जागृति दे रहे हैं। आप इस देश में एक नई क्रांति के ध्वज हैं। और मेरा आप सब बहादुरों को दिल से सलाम। मैं जानता हूं कि बहुत कठिन है आप लोगों की राह, बहुत परेशानी भरी है आप लोगों की राह, आसान नहीं होता। सत्ता ये कभी नहीं चाहती कि कोई उसकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछे। सत्ता कभी नहीं चाहती कि उसकी चाकरी मीडिया ना करे। जब देश की 90% मीडिया एक तरफ खड़ी हो गई हो, पूछती होगी साहब आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, साहब बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, साहब आप थकते क्यों नहीं, आप इतनी मेहनत करते हैं। उस समय के बेरोजगारी की बात करने वाला, उस समय किसानों की बात करने वाला, उस समय ये कहने वाला कि इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, आप इनके बीच में दरार क्यों डाल रहे हैं, सत्ता ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल पूछने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी होती है। और एक पत्रकार की यही ड्यूटी होती है, एक पत्रकार का यही कर्तव्य होता है कि वो ऐसे सवालों को सामने लाए, दिखाए कि इस देश का जो सामाजिक सांप्रदायिक माहौल है वो चंद नेता कैसे खराब करने पर तुले हैं। एक के बाद एक सिलसिले, एक के बाद एक घटनाएं सामने आएंगी और अब जब सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे जब देश में चुनाव का माहौल होता है अचानक हमारी सीमाओं पर कुछ कुछ होने लगता है। एक शेर है, शायद राहत इंदौरी का है, सीमाओं पर बहुत तनाव है क्या, देखो क्या चुनाव है क्या। तो उस समय आपको बताना है कि आखिर ये तनाव, ये हिंदू मुसलमान के फसाद चुनाव में क्यों खड़े होते हैं,
जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां का हिंदू हो या वहां का मुसलमान अचानक खतरे में क्यों आ जाता है? यह छत्रपति शिवाजी की धरती है, जिन्होंने अपनी वीरता से एक नया अध्याय लिखा है। आपको अपनी कलम की पत्रकारिता की धार से एक नया अध्याय लिखना है। राजेंद्र भाई मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप सब लोगों को थोड़ी सी अपनी यात्रा के बारे में भी बताऊं, क्योंकि मैं आज आप सबके जैसा मैं भी हूं और इस देश और दुनिया ने मुझे जो प्यार दिया है उसकी बदौलत मैं यहां तक आ पाया हूं। मैं बेसिकली लखनऊ में था। 4 PM नाम से एक मेरा शाम का अखबार है वहाँ पे, जैसे यहाँ मिड डे निकलता था मुंबई में, ऐसी मेरा 4 PM नाम का अखबार है। सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। योगी आदित्यनाथ जी के एक अफसर हैं, बड़े दुलारे अफसर हैं, उन्होंने 5 महीने बाद मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि ये जो तुम पहला पेज छापते हो ये बहुत वायरल होता है सत्ता के खिलाफ। कभी केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। ये करना बंद कर दो, सरकार के खिलाफ मत छापो, हम तुम्हें करोड़ों रुपए का विज्ञापन हर साल देंगे। मैंने उनसे कहा कि आपके पास पिछले सालों के अखबार हैं, आपके डिपार्टमेंट के पास हैं, पिछली सरकार थी, हम उसके खिलाफ भी ऐसे ही छापते थे। और हम किसी के खिलाफ नहीं छापते, हम सत्ता से सवाल करते हैं। अखबार का टोन सत्ता से सवाल करने का होता है। मैं उनसे मना कराया, मेरा प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं हो। ये सब किस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने मेरी तरह किसी दूसरे रूप में ये परेशानी आई होगी। मैं मना करके आया। श्रीमान अवनीश अवस्थी नाम था उनका, बड़े ताकतवर अफसर थे। अगले ही दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस पे आता है और मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच शुरू हो जाती है। जो एप्लीकेशन दी होती है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि गलत नाम और पते के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती, लेकिन एक फर्जी नाम और पते के खिलाफ मेरी जांच शुरू कर दी जाती है। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई जाती है, 18 जिलों में जांच कराई जाती है। उधर ऑफर है करोड़ों रुपए लो, जैसे बाकी अखबार नहीं छाप रहे हैं तुम भी मत छापो। 1 महीना नहीं बीतता है, 2 गाड़ी भर के लोग आते हैं मेरे ऑफिस पे, हमला हो जाता है। मेरा अखबार मेरी पत्नी के नाम से था। वहाँ की STF बहुत तेज तर्रार है, बहुत एनकाउंटर करती है, आप सब किससे पढ़ रहे होंगे। उनके जो सबसे बड़े ADG हैं अमिताभ अशनाब है उनका, उन्होंने मेरी और मेरी पत्नी पे, मैं हंस के कहता हूँ कि माफिया भी ध्यान करते हैं, परिवारों पर हमला नहीं करते हैं, पत्नी और बच्चों पर हमला नहीं करते हैं। मेरी और मेरी पत्नी पे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन सूट दायर कर दिया गया। कहा गया कि सरकार से कंप्रोमाइज कर लो, मुकदमा वापस। हम लोग गए, हमने जमानत कराई, हमने कहा तेवर ये रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों के यहाँ राज्य स्तर की मान्यता होती होगी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी होती है। मैं उसका जन्म 22 प्रेसिडेंट था, मेरी मान्यता ख़त्म कर दी गई। वहाँ पे सरकार पत्रकारों को मकान देती है, सरकारी मकान देती है। लखनऊ में 1000 पत्रकारों को, 700-800 पत्रकारों को मकान मिला होगा, मुझे भी मिला था। एक दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू वायरल हुआ। अगले दिन 100 पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली कर लिया गया। लेकिन ये जब मैं किस्से आपको बता रहा हूँ, ये मैंने YouTube पे आके बोलना शुरू कर दिया। और ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको लगेगा तस्वीर बदलती कैसे है। जब ये किस्से मैंने बताने शुरू किए कि मेरे पे हमला हो गया, ऑफिस में मेरे के खिलाफ जांच हो गई, तो मेरा YouTube स्पीड से दुगनी तिगनी स्पीड से बढ़ने लगा। मेरे हौसला बढ़ाने वाले केवल भारत में नहीं, दुनिया में बढ़ने लगे। शुरुआत हुआ था 1000 सब्सक्राइबर बने थे, आज 62 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर परीक्षा लेता है, ईश्वर टेस्ट करता है, ईश्वर थर्मामीटर लगाता है कि आपका तापमान कितना है। आप सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछोगे या सरकार के आगे झुक जाओगे। जेल दिखती थी। एक इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा मित्र हो गया था, कि ये लोग तुम्हारी हत्या तक करा सकते हैं। मैंने उस दिन टर्म इंश्योरेंस किया कि थोड़ा घर पे कर्जा था कि अगर मेरी हत्या हो जाए तो बच्चे सड़क पे ना आए। इन तेवरों के साथ मैंने आंख में आंख डाल के सवाल पूछने शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि 4 PM आज दुनिया के 150 से ज़्यादा 200 देशों में देखा जाने लगा। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह से लोग मेरे मित्र बन गए, मुझसे सराहना करने लगे। मार्च में मेरे पास मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, अमेरिका से कॉल आया कि
कि हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अमेरिका में बहुत देखे जाते हैं। मैं खुश हुआ, मैं गया दूतावास में, कलकत्ता दूतावास में वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 100 लोग लाइन में लगे थे। वीज़ा बहुत कम लोगों का देते हैं, जिनका अप्रूव कर देते हैं उनका पासपोर्ट रख लेते हैं। 80-90 लोगों का रिजेक्ट हो गया। मेरे से बात सवाल की, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, मेरा पासपोर्ट रख लिया। यूनिवर्सिटी ने ट्वीट किया कि इंडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर संजय शर्मा अमेरिका आ रहे हैं बोलने के लिए। पासपोर्ट 4-5 दिन में आ जाता है। जब 10 दिन हो गए तो मैंने मेल किया कि मेरा पासपोर्ट नहीं आया। यूनिवर्सिटी ने 3 चिट्ठी भेजी, लिखकर आया कि अभी प्रोसेसिंग में है। मैंने उनसे फिर कहा कि 20 दिन बचे हैं, फिर आया प्रोसेसिंग में है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, जो मेरे अमेरिका के मित्र हैं वो बताते हैं कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। 6 महीने हो गए मेरा पासपोर्ट जमा है, मैं मेल करता हूँ, लिख के आता है प्रोसेसिंग में है। मुझे हंसी आई कि भारत से छोड़ो, अमेरिका में भी ये डर पैदा हो जाए कि अगर 4 PM आके अमेरिका में कुछ बोलेगा तो पासपोर्ट यहीं रखो। तो मैं मानता हूँ ये मेरे लिए दंड नहीं है, ये मेरा पुरस्कार है। आप मुझे जितना रोकोगे सीमाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन बहुत खतरे हैं। खतरे इस बात के लिए हैं कि लोग आप पे भरोसा करते हैं तो बड़े भावुक होते हैं। लाइन खिंच गई है। अगर आपने किसी दिन किसी जो आपके दर्शकों को पसंद नहीं है उस पर एक लाइन कर दी, तो आपके अपने भी लोग जो आपकी विचारधारा के लोग हैं, जिनको लगता है कि आप इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं, वही आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते होंगे। आप भी इस बात के भुक्तभोगी होंगे। पिछले 10 महीनों से, 1 महीना छोड़ दो तो पिछले 10 महीनों से जो पॉलिटिकल कमेंटेटर की सूची बनती है उसमें 4 PM देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला व्यू वाला चैनल बन गया है। 9 महीने कंटिन्यू देश में आप नंबर 1 बने रहो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर आपके दोस्त ही आपके पीछे होंगे, आपके भी ऐसे ही होगा। तो मुझे 3 इडियट पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि जब दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉप कर ले तो और बुरा लगता है। तो मेरी सलाह है आप लोगों से कि जब आप पे भी जैसे कोई सवाल उठाने लगे, आपने वीडियो बनाया, लोग सवाल उठाने लगे, ये तो एक्स का बनाया वाई से मिल गया, वाई का बनाया जेड से मिल गया, जवाब मत दीजिए। कभी कभी अपने को संकुचित मत करिए। याद रखिए, जिस समय आप पे हमले हो रहे हो, जिस समय आपके अपने हमले हो रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप बहुत सही राह पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग आपसे परेशान हैं। आप भरोसा रखिए, अपने दर्शकों का विश्वास टूटने मत दीजिए और कुछ मत कहिए। आप जो काम करेंगे वो सब दिखता है। YouTube में आप जो वीडियो बोलेंगे सब दिखता है। हमारे कई मुद्दों पे वैचारिक मतभेद होती हैं। मैं इसी पर्दी में आपको बताना चला हूं कि जब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हो रहा था, मैं डिबेट करता था शाम को 6 बजे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल होते थे उनके व्यू आते थे 8,000 10,000, और एक दिन मैंने डिबेट खत्म करी तो मेरे चैनल के व्यू थे 6 लाख। 6 लाख व्यू थे तो लोग परेशान थे कि यार डिबेट इतनी बढ़िया चल रही है। एक दिन उठा तो देखा मेरा चैनल बंद। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने 1 घंटे के अंदर 4 PM यूपी के नाम से शुरू किया और उसके बाद में देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए। मेरे बहुत अच्छे एडवोकेट हैं हैदर जी, उन्होंने यूट्यूब को बहुत लंबा चौड़ा लीगल नोटिस दिया। तीसरे दिन डर के मारे यूट्यूब ने सॉरी बोला कि आपका चैनल कंप्रोमाइज़ हो गया था, खुल गया, लेकिन मेरा दूसरा चैनल तैयार था। अब मैंने कहा मैं इसका क्या करूं, लेकिन 4 PM यूपी के नाम से मैंने यूपी की खबरों के लिए बना दिया। देखिए, कभी कभी जब आपका बुरा करने के सोचते हैं लोग, तो ये मान के चलिए कि अगर आप नेक रास्ते पे हैं तो आपका और बड़ा भला होने जा रहा है। उन्होंने मेरा एक चैनल बंद करने की कोशिश करी। मैंने यूपी का आइडिया नहीं आया था तब तक मैं ये कर सकता हूँ। मैंने 4 PM यूपी के नाम से चैनल बना दिया। 2 दिन पहले उसके भी 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए। फिर गुजरात का चुनाव होने को हुए, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि गुजरात में ना बोले। तो मैंने वकील साहब से कहा हैदर जी से आप इसका जवाब दीजिए, मैं गुजरात देखता हूँ। गुजरात मैंने ढूंढा, मयूर जानी जैसे बहादुर पत्रकार मुझे मिले, मैंने 4 PM गुजरात लॉन्च कर दिया। मैं कहा जितना रोकोगे, जितना परेशान करोगे, हम उतना आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प है, ये दृढ़ शक्ति है, ये भरोसा है। और आज की तारीख में 12 राज्यों के हम लोगों ने चैनल खड़े कर दिए। ये केवल इसलिए हुआ, मैं घमंड करूं मैंने कर दिया, नहीं हुआ, क्योंकि लोग मुझे भरोसा दिला रहे थे।
मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, उठाता रहूंगा, उठाता रहूंगा। सरकार मुझे जितना रोकने की कोशिश करेगी, जितना दबाने की कोशिश करेगी, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता रहूंगा। आज भी मैं अपने सभी साथियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, लाख हमले करते रहे लोग, लाख 4PM की साख खराब करने को करें, लाख 4PM पे साजिशें करें, लाख 4PM को बदनाम करें, अगले 1 महीने के अंदर वीडियो देखिएगा, आप सब लोग चूंकि नहीं जानते होंगे, देखिएगा 4PM को और आप कहेंगे देश का ये वो चैनल है जैसा शेर चैनल इस देश में होना चाहिए। आप अपनी लाइन पे काम करते रहिए, मत देखिए कोई आपके लिए क्या बोल रहा है। आप अपने मन में मजबूत रहिए, आप इस मन में मजबूत रहिए कि अगर कोई सत्ता इस देश में गलत कर रही है तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। अगर इस देश में कोई हिंदू मुसलमान की ताकतों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। इस देश के आम आदमी को, किसान को, गरीब को, बेरोजगार को कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। एक बात और बताऊं, मैं आप लोगों का ज्यादा समय तो नहीं ले रहा ना, एक बात और बता रहा हूं। देश के गृह मंत्री ने कहा कि पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन वीडियो बनाया, मैंने कहा कि पत्रकार को 100% एक्टिविस्ट होना चाहिए। अपने आसपास क्या घट रहा है उसे जरूर देखना चाहिए, गलत चीज का विरोध जरूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, एक राजीव कुमार प्रमुख सचिव नियुक्ति बने, एक जमीन घोटाले में उनका नाम आया, 3 साल की सजा हुई, उनको 1 महीने की छुट्टी भेजा गया, दोबारा उनको उसी जगह फिर तैनात कर दिया गया। मैंने जनहित याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और मैंने कहा कि जब आम आदमी को 2 साल चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया जाता है, सरकार नहीं अलाउ करती है, इस पर सजा हो, तो किसी IAS को 3 साल की सजा के बाद नौकरी कैसे करने दी जा सकती है। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होगी, पहली PIL मेरी थी और आखिर में उस ताकतवर IAS को जेल जाना पड़ा। मैंने PIL करी कि बहुत सारे IAS अफसर इस देश में छुट्टी लेके गायब हो जाते हैं, रिटायरमेंट से 1 साल पहले आ जाते हैं, सारी तनख्वाह ले लेते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति देश का छुट्टी जाता है, 1 साल नहीं आता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सरकार अखिलेश यादव जी की थी, DOPT ने जांच का आदेश किया। मुझे खुशी है कि उसके बाद बहुत सारे अफसर नौकरी से सस्पेंड किए गए, छुट्टियां का रोक लगा दी गई कि 2 साल की छुट्टी लेकर 10 साल तक गायब नहीं हो गए। सरकार बदली, योगी जी की सरकार आई, कोरोना के 50 केस आए, पान मसाले पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ताकतवर सरकार थी, लोग डरते थे, योगी जी के नाम से डरते थे। और जब 50,000 केस आए, रोज आने लगे, पान मसाला बनाने वाली कंपनियों का दबाव बढ़ने लगा, करोड़ों रुपए रोज की आमदनी होती है, तो अचानक पान मसाला खोल दिया गया। हमने आपत्ति करी, नोटिस दिया हमने सरकार को, एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभाई कि थूकने से ही, थैंक यू, हमने कहा कि थूकने से कोरोना फैलता है, ये WHO की रिपोर्ट है। सरकार ने नहीं सुनी, मैंने जनहित याचिका दायर करी कि पान मसाला प्रतिबंध होना चाहिए। ये एक्टिविस्ट की भूमिका मुझे करना चाहिए। कोरोना में गंगा लाशों से पट गई थी। जो कह रहे थे कि मां गंगा को स्वच्छ करने वाले आए हैं, उन्हें ध्यान नहीं था। हमने NGT में कहा, NGT में कहा कि ये लाशें जो आ रही हैं बह के, ये गंगा को खराब कर रही हैं। NGT में सरकार उल्टी खड़ी हो गई, 10-10 वकील खड़े थे। लेकिन मेरी रिट पर NGT ने भारत सरकार को, बिहार सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिस जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी जयप्रकाश नारायण केंद्र की, JPNIC कहते हैं, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनाने वाला सांसद था, मुलायम सिंह जी का करीबी था, नाम था संजय सेठ। जैसे योगी जी बने, उसने जांच शुरू कर दी योगी जी ने, ये बिल्डिंग गड़बड़ बनी है। मंत्री चढ़ के बिल्डिंग की जांच करने लगे, वो पलट के भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में आ गया, BJP का MP बन गया, जांच रुक गई, बिल्डिंग खंडहर होने लगी। हम और हैदर भाई हमारे अधिवक्ता जा रहे थे, हमने कहा ये तो सरकार आम आदमी का पैसा है। मैंने PIL करी। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि पत्रकार को एक्टिविस्ट होना या नहीं होना चाहिए, या आप सब विचार करिए, आप सब ज्ञानी लोग हैं, आप विचार करिए। चीफ जस्टिस की PIL थी,
जब चीफ जस्टिस के PIL थी, 10 वकील खड़े थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने मेरी बात सही मानी और सरकार को नोटिस जारी कर दिए। एक लंबा सिलसिला है इस तरह की कार्रवाई को। मुझे सब बातें याद आई कि आसिम भाई भी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने भी एक बहुत अच्छी PIL करी थी। पत्रकार को एक सजग भूमिका में रहना चाहिए, पत्रकार को एक सार्थक भूमिका में रहना चाहिए, और पत्रकार को यह चाहिए कि वो अपने दर्शकों का ये दिल जीतने में कामयाब रहे। कुछ समय होता है, कोई वीडियो बनता है तो दर्शकों को लगता है यार ये तो कोई ऐसा नहीं है, ये तो इधर हो गया, क्योंकि आपके अपने वाले लोग साजिश करके आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप इतने ऊंचाई पे बैठे होते हैं ना, टांग खींचने की कोशिश करते हैं, भाई ये 9 महीने से नंबर 1 कैसे है, अब इसको बदनाम करो, इसकी टांगें खींचो। मत चिंता करिए, अपना काम करिए। आपका काम आपके आचरण को बता देगा। थोड़ा दुख होगा, 10 दिन बाद देखेंगे, 15 बाद देखेंगे, यार ये तो बंदा वैसी ही है, ये तो बंदा वही है जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है, ये बंदा तो वही है जो देश के सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, ये बंदा तो हमारे जैसा है, हमारे अपने जैसा है। मैं किसी बड़े समूह में, किसी बड़े राजनेताओं के समूह में जुड़ने में विश्वास नहीं करता। नेताओं से बहुत कम मिलने की कोशिश करता हूँ, मिलते बड़े अच्छे से मिलता हूँ। मैं अभी एक पत्रकारों के कार्यक्रम में गया, मुझसे लोगों ने कहा कि यार ये तो RSS से जुड़े हुए लोगों का कार्यक्रम है, तो यहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मुझे मोहन भागवत जी अगर संघ मुख्यालय जाएंगे तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी खाना खाऊंगा, लेकिन बात कहूँगा कि आप काम गलत कर रहे हो, आपको काम नहीं करना चाहिए। जाऊँगा हर जगह, बात अपनी करूँगा, बात अपने मन की करूँगा, बात देश की करूँगा, ये भावना रखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इस देश की आत्मा हैं, आप इस महाराष्ट्र की आत्मा हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो इस महाराष्ट्र की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाएगी। आपकी कलम, आपके कैमरा, आपकी जवान ये बताएगी कि महाराष्ट्र का भविष्य क्या होने वाला है। और मुझे यकीन है 86 साल पुराना ये संगठन, आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस जगह आए हैं, जुड़े हैं, इतनी अच्छे पत्रकार आपके साथ हैं, और मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय आपका होगा। लोग कहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया, ये यूट्यूबर, जिनको आप अभी छोटे यूट्यूबर कह रहे हो, असल में यही बड़े यूट्यूबर हैं, क्योंकि ये आम जन की बात, ये आपकी बात कहते हैं, मन से कहते हैं, दिल से कहते हैं। इनकी मन की बात जन जन तक जरूर पहुंचेगी। शुक्रिया, थैंक यू।